गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग NCERT 7 क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे 5वां अध्याय। और 5वां अध्याय में वर्णित है जनजातियों, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय के बारे में। आपको यहाँ पर बता दें कि यह चैप्टर आपको मुख्य परीक्षा में काम देगा। इससे पीटी में जो है प्रश्न कम ही बनेगा। जो भी प्रश्न पीटी में बनता है, पीटी दैट मीन्स ऑब्जेक्टिव तरह का जो आप एग्जाम देते हैं, उसमें अगर क्वेश्चन बनता है तो उसको हम उकेर देंगे। दैट मीन्स हम बता देंगे कि आपको नोट डाउन कर लेना है। तो यह ध्यान में रखेंगे कि अगर आप खास करके UPSC या UPPCS का एग्जाम दे रहे हैं तो इन एग्जामों में यह चैप्टर सहायक सिद्ध हो सकता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का NCERT 7 क्लास का। पहला जो है आप देखेंगे, इसमें बताया गया है कि अध्याय 2, 3 और 4 में आपने देखा कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फली फूल रही थी। एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन हुए, लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं थे, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। इससे ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज को हम लोग देखते हैं कि इस समय जनजातीय समाज किस प्रकार प्रभावित हुआ। अलबत्ता दूसरी तरह समाज भी उस समय मौजूद थे। अलबत्ता दूसरी तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और न ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अक्सर ऐसे समाज को जनजातीय कहा जाता रहा। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। तो यहाँ तक आपने जाना कि जनजातीय कैसे जो है अलग रह गए थे मेन स्ट्रीम समाज से। दैट मीन्स मुख्य समाज से, जो शहरों में समाज था उससे किस प्रकार जनजातीय अप्रभावित रह गए थे और उसमें वर्ग विभाजन नहीं हुआ था। आगे देखते हैं, कुछ जनजातीय खानाबदोश थी। वे एक जगह से दूसरे जगह घूमती रहती थी। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फलती फूलती। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों, दूसरे दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जातीय विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपने
अलहदा संस्कृति को बचाए रखा, जो उनकी परंपरागत संस्कृति थी उनको बचाए रखा। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्मों की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। टकराव और निर्भरता की इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया। अब हम लोग जानेंगे कि जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकारों, यहाँ पर यह भी बता दें कि हम जिस समय की बात कर रहे हैं उस समय तक जनजातीय टर्म, जो जनजातीय शब्द है उसका जो है प्रयोग भी नहीं होता था जनजातीय के लिए। तो चलिए जनजातीय के बारे में आपको ये बता दें। जनजातीय तो बाद में जब ब्रिटिश काल आया उसके बाद हम लोग जो जंगलों में रहते थे उनके लिए जनजातीय प्रयोग करने लगे। तो हम लोग चलिए जानते हैं कि जनजातीय लोग कौन थे। समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वैचारिक मौखिक परंपराओं को वे संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं से 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। तो आप यह नोट डाउन कर लेंगे या याद कर लेंगे कि पंजाब में खोखर जनजाति पाई जाती थी। आगे है यहाँ बाद में गख्खर लोग जहाँ महत्वपूर्ण हो गए। उनके मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघून लोग का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। तो यह आप भी ध्यान में रखेंगे कि मुल्तान और सिंध क्षेत्र में कौन सी जनजाति अकबर के काल में थी। आगे है उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गडेरिया की जनजाति थी। तो यह जहाँ जहाँ भी जो जनजातियाँ पाई जाती थी और वर्तमान में भी आप देखेंगे कि ये जनजातियाँ इन क्षेत्रों में ही पाई जाती है। जैसे कि बलोच जनजाति की बात करें तो यह बलोच जनजाति वर्तमान में भी अभी वर्तमान समय में कहें तो यह पाकिस्तान में है। लेकिन अगर जो पूरी की पूरी भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो अभी भी बलोच जो है इन्हीं क्षेत्रों में शक्तिशाली है और अभी भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे है उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी के तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मानसिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया और उन्हें परास्त किया। उन्हें लूटकर अच्छा खासा माल इकट्ठा किया गया, लेकिन वे पूरी तरह अधीन नहीं बन पाए। औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल यहाँ पे लिखा हुआ है और संथाल भी आप इसको प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। तो संथाल थे और यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में रहते थे। तो आपको मुंडा और संथाल किन क्षेत्रों में पाए जाते थे यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र के पहाड़ियों में कोली,
बेराद कई दूसरी जनजातियां निवास करती थी। यह सब टर्म जितने भी जिस क्षेत्र में जनजातियां पाई जाती है वर्तमान में भी यह पाई जाती है, तो आपको याद कर लेना है। इससे संबंधित प्रश्न आपको बीपीएससी में देखने को मिलेगा। और जब आप जनजातियों के बारे में लिखने लगेंगे मुख्य परीक्षा दैट मीन्स मेन में, तो उस समय भी आपको यह सहायक सिद्ध हो सकता है। तो आप लोग याद कर लें, हो सके तो नोट डाउन कर लें। आगे देखते हैं, कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोडागा, वेतर, मारवाड़ दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कुछ शाकाहारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। तो ये जिन जिन क्षेत्रों में जो जनजातियां पाई जाती थी मध्यकाल में, वही अभी भी वर्तमान में भी पाई जाती है। तो इन सब को आप लोगों को याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशु चारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीजों के लिए ऊन, घी इत्यादि विनिमय भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने जानवरों पर सामान की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरे जगह आते जाते वे सामानों की खरीद फरोख्त करते थे। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी खानाबदोश थे। उनका कारवां टांडा या टांडा कहलाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगर के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। बादशाह, यह भी आप लोग याद में रखेंगे, यह पूछा जा सकता है इतिहास के अंतर्गत एज ए कथन और कारण के रूप में या कूट के रूप में। आगे देखते हैं, बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है कि बंजारा विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते थे। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते थे। किसी भी विशाल सेना के लिए 1,00,000 बैल अनाज ढोते होंगे। आगे देखते हैं हम लोग बंजारा के बारे में कुछ तथ्य। यह है कि कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने, पोसने और संपन्न लोगों के हाथ में उन्हें बेचने का काम करती थी। छोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरे गांव भ्रमण करती थी। ये लोग रस्सी, सरकंडे की चीजें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशा बीनों की जातियां थी। वे विभिन्न नगरों और गांवों में निवास करते थे और अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। तो आप यह देख पा रहे हैं कि जनजाति अलग है जो कि अपने एक स्थानीय निवास में निवास करती है, जो कि वर्तमान में भी निवास करती है, और यह मुख्य रूप से जंगलों में रहती थी। उसके बाद जो है कुछ खानाबदोश थे जो कि विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर व्यापार भी करते थे और अपना खाद्य संग्रह भी करते थे, और इसी में बंजारा का नाम आता है। और आप लोग जो है जब किसी भी घुमंतू लोगों को बचपन में देखे होंगे तो बंजारा नाम दे दिया जाता है अभी भी वर्तमान में। लेकिन बंजारा जो है एक अलग किस्म था और अलग अलग प्रकार के घुमंतू मध्यकाल में होते थे। आगे देखते हैं बदलता समाज और नई जातियों और श्रेणियों के बारे में। जैसे
जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी और कई जनजातियों और सामाजिक समूह को जाति विभाजन समाज में शामिल कर लिया गया और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पकारों, सुनारों, लोहारों, बढ़ई, राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बन गई। जाति पर विचार विमर्श की बात करें तो वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुका में स्थित उड़ायाकोंडन उदययार के 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। वे रथकार दैट मीन्स रथ बनाने वाले लोग की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए जिनमें वास्तुकला, रथों, गाड़ियों के निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना ये शामिल था इसमें। तो इस तरह आप देखेंगे कि एक जातियों का जो है विकास होने लगा। आगे देखते हैं 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच एक नए राजपूत गोत्र की ताकत में काफी इजाफा हुआ। वे हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरे वंश परंपराओं से आते थे। इनमें कुछ पहले जनजातियों में आते थे, बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्हें पुराने शासकों की जगह ले ली, विशेषतः कृषि वाले क्षेत्रों में। यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातीय जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई, लेकिन केवल जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिमी सरहद के प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाले सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से को 2 उदाहरण नीचे उल्लेखित किए गए हैं। उसमें से गोंड है। गोंड के बारे में बता दें कि गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वे स्थानांतरीय कृषि अर्थात जगह बदल बदल कर खेती करते थे। तो यह आप लोग याद रखेंगे कि स्थानांतरीय कृषि क्या होता है। इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा चुका है। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में भी बटी हुई थी। प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घट रही थी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे थे। अकबर के शासनकाल के इतिहास अकबरनामा में उल्लेखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये पुनः 84 गांवों के इकाइयों में विभाजित होते थे, जिन्हें 84 कहा जाता था। 84 का उपविभाजन बड़होता में होता था, जो 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि गोंड जो है, गोंड जनजातियों का प्रशासनिक विभाजन किस प्रकार था। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका
मूलतः बराबरी वाला समाज धीरे धीरे असमान समाज वर्ग में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक प्रभावशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई, इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमनदास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की। उसके पुत्र दलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा सालबाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। दलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। उसके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। 1565 में आसिफ खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने गढ़कटंगा पर हमला किया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा। उसका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्हें लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य कुछ समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफी कमजोर हो गए। बाद में शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। तो आप यहाँ तक देखिए कि गोंड किस प्रकार जो है गोंडवाना क्षेत्र में विकसित हुआ। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, इन सब क्षेत्रों में। अब हम लोग देखते हैं एक और जनजाति ओहोम के बारे में। ओहोम जनजाति जो है के लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भूया भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटिया और कोच हाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है ओहोम के बारे में, क्योंकि ओहोम जो है मुख्य रूप से भारत के असम क्षेत्र में फले फूले थे। इसके बारे में जो है पूछा जाता है ऐतिहासिक परिदृश्य में। आगे देखते हैं, उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। ओहोम ने एक बड़ा राज्य बनाया और 1530 के दशक में ही इतने वर्ष पहले आग्नेयास्त्र का इस्तेमाल किया। 1660 तक आते आते वे उच्च स्तरीय बारूद और तोप का निर्माण करने में सक्षम हो गए, लेकिन ओहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम से कई आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1662 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने ओहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद ओहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र पर मुगल का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज्यादा समय तक बना नहीं रह सका। आप देख पा रहे हैं कि ये क्षेत्र जो है ओहोम का क्षेत्र था। ओहोम लोग इन क्षेत्रों में शासन करते थे। आगे देखते हैं, ओहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। राज्य के जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वे पाइक कहलाते थे। तो यह टर्म आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ओहोम राज्य में जिनसे बेगार लिया जाता था या जबरन काम लिया जाता था, जबरन काम, उनको पाइक कहा जाता था। ओहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों का हस्तांतरण किया गया था। इस प्रकार ओहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासकर केंद्रीकृत हो चुका था। लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय वे बांध, सिंचाई व्यवस्था इत्यादि के
निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था जिन्हें खेल कहा जाता था। यह भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं कि अहोम समाज कुलों में विभाजित था। दैट मीन्स कुल, अहोम समाज में कुलों को क्या कहा जाता था? तो खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी, इसलिए अहोम क्षेत्र दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्र से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। दैट मीन्स एक कुल के नियंत्रण में कई गांव होते थे। किसानों को अपने ग्राम समुदाय के साथ जमीन दी जाती थी। समुदाय की सहमति के बगैर राजा तक इसे वापस नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमि अनुदान दी गई। शिव सिंह की काल में हिंदू धर्म वहाँ प्रधान धर्म बन गया था, लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी परंपरा आस्था को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियां स्थानीय भाषाओं में अनुवाद किया गया था। बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा और फिर असमिया में लिखा गया। यह भी टर्म आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि जिस युग की हम चर्चा करते आए हैं उस युग में उपमहाद्वीप में काफी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण आधारित समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ संपर्क में आते थे। इस प्रकार आदान प्रदान के दोनों तरह के समाज में अनुकूल और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातन हिंदू धर्म दोनों को ही नकार दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्य के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। तो इस तरह आप देखेंगे कि जनजातियों ने एक बृहत समाज की या एक राज्य की स्थापना की, लेकिन जैसे ही बृहत राज्य की स्थापना करता है तो उसको जो भारत के उत्तर भारत में जो शक्तिशाली राज्य थे उनसे जो है उनको युद्ध करना पड़ जाता है। तो ये था आपको आज का जो है जनजातीय और खानाबदोश से संबंधित उसके समाज में किस प्रकार चेंजिंग हुआ। अगर इस चीज को आप समझ रहे हैं तो आप समाज में किस प्रकार जनजातियों में जो है बदलाव आया उस चीज को समझ पाएंगे और मुख्य परीक्षा में इससे संबंधित फैक्ट्स को आप उकेर पाएंगे, लिख पाएंगे। तो आज आप लोग जो है यहीं तक रखते हैं। आप लोगों को हमारे इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।